Hi and welcome everyone. So today I'm going to discuss with you never fail tips for writing task 2. अगर ये tips follow कर ली तो definitely you will really score your desired band score. But please कोई short forms नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है. सो प्लीज़ शॉर्टकट भूल जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो. सो राइटिंग टास्क 2 का करते हैं. सबसे पहली टिप है आपके राइटिंग में देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. अब आप लोग हमेशा सोचते रहते हैं ना कि स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करें, स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करें. तो तीनों सेंटेंस का कॉम्बिनेशन, जैसे सिंपल है तो देयर आर मैनी रीजंस टू सपोर्ट माई व्यू, ये सिंपल हो गया. अब कंपाउंड है तो कंपाउंड का फॉर्मूला है फैन बॉयज़. अब फैन बॉयज़ क्या होता है? एफ मीन्स फॉर हो गया, ए मीन्स एंड हो गया, एन मीन्स आपका नाइदर नॉर हो गया, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, ठीक है, और वाई मीन्स आपका येट हो गया, और एस मीन्स सो. तो इनमें से अगर कोई आप 4 वर्ड से सेंटेंस बना दे अपनी किसी भी राइटिंग में, और किसी भी राइटिंग में इन वर्ड्स को यूज़ करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. उसके बाद कॉम्प्लेक्स. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगी अभी, जहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो है, डिस्पाइट है, रादर देन है, इन सब से आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकते हो. तो इनमें से भी कोई 4 आप यूज़ कर लें तो ये प्रॉब्लम इज सॉर्ट आउट. तो ये ध्यान रखना है कि मेरा एक पैरा में टोटल अगर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपके राइटिंग में 4 से 5 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर काफ़ी हैं. अब देखो बिकॉज तो आप यूज़ करते ही हो, इफ़ आप यूज़ करते ही हो, ठीक है. उसके बाद डिस्पाइट बहुत बार स्टूडेंट्स यूज़ करते ही हैं. ऑल्दो का यूज़ बहुत बार कंक्लूजन और इंट्रो में आराम से होता है. उसके बाद आप बाकी भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ईज होते हैं. ड्यू टू विच या ड्यू टू दिस, इसका भी यूज़ करते हो. तो आगे हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन सकते हैं, और उनमें से कोई 4-5 वर्ड यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आराम से बना सकते हो. तो मेनली राइटिंग में ध्यान रखना है कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो आराम से यू विल स्कोर गुड मार्क्स फॉर योर सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब उसके बाद ये जैसे पैरा की बिगनिंग है तो पैरा की बिगनिंग हमेशा सिंपल सेंटेंस से करो. जैसे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन, या देर आर एम्पल रीजन्स टू सपोर्ट माई व्यू, या द मेजर रीज़न ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़, और अपना व्यू दे दो. पहला सेंटेंस में कभी कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, जैसे बिकॉज से स्टार्ट कर दो या ऑल दो से स्टार्ट कर दो. तो बेटर है कि सिंपल सेंटेंस रहेगा तो आपको एक आइडिया भी रहेगा कि पहला सेंटेंस सिंपल है तो आगे मैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का यूज़ करूँगा. वाई एम टेलिंग यू बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं आपको पता है, कुछ स्टूडेंट्स ना सारे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, उन्हें लगता है जितने कॉम्प्लेक्स यूज़ करोगे, जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे, यू विल स्कोर हायर. दे आर मिस्टेकन. सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा देन ओनली यू कैन स्कोर अ बेटर स्कोर. हाँ, जब आप एक्सप्लेनेशन करो ना तो उसमें ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का यूज़ करो. तो इससे ना आपको ध्यान रहेगा कि सिंपल बनाना है, फिर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का यूज़ करना है. और मैंने जैसे कहा कि एक पैरा में अगर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है तो इट इज़ मोर देन इनफ. तो डोंट वरी मोर अबाउट दैट, ठीक है. तो पहला सेंटेंस सिंपल हो जब आप टॉपिक सेंटेंस दे रहे हो. उसके बाद जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो उसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को यूज़ करो. कंपाउंड के लिए मैंने आपको फैन बॉयज़ फॉर्मूला बता ही दिया, उसमें से कोई भी 4 वर्ड्स यूज़ करो. और कॉम्प्लेक्स के लिए डिस्पाइट, ऑल्दो. हम देखते हैं आगे. कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए ये रहा फैन बॉयज़. फैन बॉयज़ में अब आप एफ देखेंगे तो एफ है आपका फॉर, ठीक है. एंड और ए है एंड, एन है नाइदर नॉर, है ना. बी बट, ये हो गया, ये नाइदर नॉर हो गया, ये एंड हो गया, ये फॉर हो गया, ठीक है. बी से बट हो गया, ओ से आपका और हो गया, वाई मतलब येट का यूज़ कर लो, एस मतलब सो का. और सो तो मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स बड़े आराम से, सो मतलब इसलिए, तो इसको आराम से यूज़ कर लेते हो. अब इनमें से अगर आप कोई 4 सेंटेंसेस, कोई 4 वर्ड्स यूज़ करके सेंटेंस बना लो, इसमें से एंड आप यूज़ करते हो, सो आप यूज़ करते हो, बट आप यूज़ करते हो, येट भी बहुत ईजी है, तो ये 4 यूज़ कर लो तो हो गया काम. तो आप इन्हीं को यूज़ करो, येट, सो, बट एंड एंड, ये चारों आराम से यूज़ होते हैं. लेट्स मूव फर्दर. अब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है मेरे पास, देखिए इतने सारे. ऑल्दो है, बिकॉज है, इंस्टेड ऑफ है, अदरवाइज है, ड्यू टू है, अनटिल अनलेस है. यू हैव अ बिग लिस्ट, है ना. इवन दो है, इवन इफ है, एज कम्पेयर्ड है, दैन है. कंपैरिजन के सेंटेंसेस भी आप आराम से बना लेते हो. अब इनमें से भी अगर कोई 4 या कोई 5 वर्ड यूज़ कर लो और सेंटेंस बना लो. लेट मी टेल यू, मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स इसमें इफ़ के सेंटेंस ज़रूर बनाते हैं.
स्टूडेंट्स बिकॉज का सेंटेंस ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। और मैंने क्लासेस में ऑल्दो का यूज़ भी स्टूडेंट को बहुत ईजिली बता दिया है, जो हर टास्क 2 में कंक्लूजन या इंट्रो में यूज़ हो सकता है। उसके बाद रादर देन का ये आईएनजी स्ट्रक्चर। आईएनजी स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे प्लेइंग गेम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी। सो प्ले में मैंने आईएनजी लगा दिया। एक और एग्जाम्पल, गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स, तो ये आईएनजी स्ट्रक्चर। और आप क्या लिख सकते हो? स्पेंडिंग टू मच अमाउंट कैन इम्बैलेंस द बजट, तो स्पेंड के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, प्ले के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो गए। उसके बाद अगर हम आते हैं तो यस, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल्स, है ना, मैंने कहा गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल्स, तो ये तो हो गई एक्टिव। अब मुझे पैसिव करना है तो मैं क्या बोलूँगी? स्ट्रिक्ट रूल्स पहले आ जाएगा, और स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी मेड बाय द गवर्नमेंट। तो अब ये क्या हुआ? ये पैसिव हो गया। पैसिव में क्या करते हैं? वर्ब के साथ शुड हो गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो गया। तो बेसिकली पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। डेफिनेटली इफ़ यू डोंट नो एक्टिव पैसिव वॉइस, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पैसिव स्ट्रक्चर्स नहीं है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स फॉर योर ग्रामर पार्ट, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव का कॉम्बिनेशन ज़रूर रखें। उसके बाद वोकैबुलरी में रेपिटेशंस ना हो। फॉर एग्जांपल टास्क 1 में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है स्पेंडिंग, या कितना खर्चा किया एक कंट्री ने अलग अलग फूड आइटम्स पे। तो कुछ स्टूडेंट्स को स्पेंड वर्ड बहुत पसंद है, तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ स्पेंड ही लिखते हैं हर जगह ना, स्पेंड ही लिख देंगे, उनको उसी वर्ड से ज़्यादा प्यार है तो स्पेंड। लेकिन अगर आप उसके सिनोनिम्स लिखोगे तो ज़्यादा, एक हम बोलें पीपल ऑफ अमेरिका, स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट हो जाएगा। सपोज स्पेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑन क्लोथ्स। अब इस स्पेंड को मैं बार बार तो रिपीट नहीं कर सकती कि क्लोथ्स पे इतना किया, फूड पे इतना किया, स्पेंड, सो यू विल लूज मार्क्स फॉर दैट। तो क्या करें? हम लिखे एक्सपेंडिचर बाय द अमेरिकन वॉज मैक्सिमम ऑन क्लोथ्स, आउटले बाय अमेरिकन वॉज मैक्सिमम ऑन क्लोथ्स, द अमेरिकन इन्वेस्टेड मैक्सिमम अमाउंट ऑन क्लोथ्स, expenses by the Americans were maximum on clothes, the Americans spent maximum amount on clothes। तो इससे क्या हुआ? वैरायटी आई। अगर मैं बार बार स्पेंड रिपीट करूँगी सो आई विल लूज मार्क्स। तो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, टास्क 1 में 2 चीज़ें ध्यान रखो। सबसे पहली कौन सा टेंस यूज़ करना है, और सबसे दूसरी कि जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन टॉपिक है, उसके क्या क्या सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे टास्क 2 में अगर टॉपिक चिल्ड्रन पे है तो एक तो गलत सिनोनिम्स भी मत यूज़ करो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टॉपिक है टीनेजर्स पर या चिल्ड्रन पर, ये छोटे बच्चों पे नहीं है, वो लिख देते हैं टॉडलर्स। बात हो रही है चिल्ड्रन जो स्कूल जा रहे हैं। अब स्कूल टॉडलर्स कैसे जाएंगे भाई? हाँ, स्कूल टॉडलर्स कैसे जाएंगे? टॉडलर्स मतलब जो घुटनों के बल चलते हैं बच्चे। तो प्लीज़ मोबाइल में ब्लाइंडली देखकर वो कैब मत यूज़ करो। अब कुछ बच्चे ऑफस्प्रिंग लिखते हैं। ऑफस्प्रिंग वर्ड चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है, लेकिन कब? जब पेरेंट्स के रिलेशन में चिल्ड्रन की बात हो, दैट पेरेंट्स शुड सेंड देयर ऑफस्प्रिंग टू स्कूल एट द एज ऑफ 3, तब। लेकिन अगर मैं जनरल चिल्ड्रन की बात कर रही हूँ कि चिल्ड्रन जुवेनाइल क्राइम्स आर इंक्रीजिंग, या चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़, तो अगर मैं पेरेंट्स से रिलेशनशिप में बात नहीं कर रही हूँ तो चिल्ड्रन वर्ड नहीं आ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सो अगर टीनेजर्स की बात है तो जुवेनाइल, एडोलेसेंस आप यूज़ कर सकते हैं, यंगस्टर्स, या बार बार रिपीट हो रहा है तो दिस एज ग्रुप, मतलब एज ग्रुप ऑफ 13 to 19, ये हमारा टीनेज ग्रुप होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं एज ग्रुप ऑफ 13 to 19। डू टेक केयर, रॉन्ग सिनोनिम्स मत यूज़ करो, और थोड़े बहुत सिनोनिम्स यूज़ करो। 1-2 बार चिल्ड्रन रिपीट होगा, इट डजेंट मैटर, डोंट बी टू फसी। नहीं मुझे तो चिल्ड्रन का, मुझे तो गवर्नमेंट का, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी वर्ड उठा के हम लिख रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए आप अथॉरिटी, लॉ मेकिंग एजेंसी, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स नहीं यूज़ कर सकते आप। इट डजंट लुक गुड, है ना, तो वो मत यूज़ कीजिए। एंड
कंक्लूजन बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर। चाहे आप सिंपल लिखो, लेकिन कंक्लूजन में अगर क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हो, यू विल लूज मार्क्स, बिकॉज कंक्लूजन से ही तो पता चलता है एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हो। दूसरी चीज़, कंक्लूजन, इंट्रो में कभी कभी स्टूडेंट जल्दबाजी में इंट्रो में अलग ओपिनियन दे देते हैं और कंक्लूजन में अलग ओपिनियन दे देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर यहाँ अग्री कर रहे हो तो यहाँ पार्शली अग्री नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ फुल्ली अग्री कर रहे हो तो यहाँ भी फुल्ली अग्री करना पड़ेगा, बहुत क्लैरिटी के साथ। चाहे आप सिंपल लिखो, टू कंक्लूड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड डू दिस, लेकिन उसको घुमा फिरा के इतना कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो कि एग्जामिनर को नहीं समझ में आए कि व्हाट इज़ योर कंक्लूजन। एंड कॉलोकेशंस का यूज़, कॉलोकेशंस क्या होते हैं, जैसे आप बोलते हैं गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव मेजर्स, सिर्फ ये लिखने की जगह गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, इफेक्टिव मेजर्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोलना चाहिए कि इट कैन लीड टू मेनी कॉन्सिक्वेंसेज, बैड और गुड अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो यू कैन से इट कैन लीड टू मेनी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज। सिवियर मतलब बुरे, गंभीर। ऐसे ही बहुत सारे और भी कॉलोकेशंस होते हैं, जैसे there are some possible solutions to solve this problem, government should take strict action to solve this problem, there are many dire consequences, dire dire is dire, dire also means serious. उसके बाद you can say government should take concrete action to sort out this problem, या there are many workable solutions, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, there are many वर्केबल सोल्यूशन। सो ऐसी कॉलोकेशंस की लिस्ट बहुत लंबी है, तो सिर्फ ये लिखने की जगह कि देर आर सोल्यूशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, देर आर वर्केबल सोल्यूशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कैन लीड टू बैड इफेक्ट, दिस प्रॉब्लम कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट्स। सिर्फ ओके गंभीर परिणाम तो सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज या सिवियर, यू कैन यूज सिवियर रेपरकशंस, ठीक है। सो कॉलोकेशंस आर इम्पॉर्टेंट इफ यू आर एमिंग फॉर अ हायर बैंड स्कोर, ठीक है। रेपरकशंस। नेक्स्ट, सब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जैसे कि सर्टनली, डेफिनेटली, अनडाउटेडली, विदाउट एनी डाउट, ऑफन, ये हर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हो। परहैप्स, तो इनमें से अगर आप इसमें से अगर आप 2-3 वर्ड भी यूज़ कर लो, जाए आई सर्टनली बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड डू दिस, अनडाउटेडली दिस इज़ अ severe problem which everyone is facing, definitely this solution will help to mitigate this problem up to a great extent, certainly, definitely का मतलब होता है यकीनन, undoubtedly का मतलब होता है जिसमें कोई डाउट ना हो, without any doubt का भी यही मतलब होता है, often means अक्सर देखा गया, ये भी हर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। it is often seen that children nowadays are not paying attention on their studies, they are not able to concentrate because they are playing video games a lot, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप ज़रूर, परहैप्स मीन्स शायद, परहैप्स फिर भी कम यूज़ होता है, लेकिन सर्टनली, डेफिनेटली, अनडाउटेडली, विदाउट एनी डाउट और ऑफन ये हर राइटिंग में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन सारे मत यूज़ कीजिएगा, इनमें से कोई 3 यूज़ करोगे। इससे क्या लगता है कि आपको इंग्लिश पर कमांड है ना। यकीनन, जब हम हिंदी में ऐसा कहते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा ओपिनियन जाता है, यकीनन ये सच है, बिना किसी डाउट के मैं कहना चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट और लोग मिल जाएं तो हम इस प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको राइटिंग में फाइनली याद रखनी है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, कि व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन से डाइवर्ट हो गए, अगर आपने क्वेश्चन गलत समझा, अगर आप डाइवर्ट हो रहे हो या आपने क्वेश्चन को गलत समझा है, या आपने अगर वहाँ 2 क्वेश्चन थे और आपने सिर्फ एक पर ध्यान दिया, दूसरा आप निगलेक्ट कर गए, आपके 6 कभी नहीं आएंगे, यू विल एंड अप गेटिंग 5.5, चाहे आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो, चाहे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। इफ़ यू आर नॉट ऑन ट्रैक, योर ऑल एफर्ट्स विल गो वेस्ट। इसलिए व्यूज़, क्वेश्चन पर 5 to 7 मिनट स्पेंड करो, क्वेश्चंस को अपनी फेवरेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो, और उसके बाद क्वेश्चन के मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करो, और अपने आप से ज़रूर क्वेश्चन पूछो कि कितने क्वेश्चन, हाउ मैनी क्वेश्चंस आई हैव टू आंसर। इसमें गब्बर का डायलॉग याद रखो, कितने आदमी थे, आप अपने आप से पूछा करो हाउ मैनी क्वेश्चंस आर देयर, और फिर ही आगे बढ़ो। बिकॉज अगर आपने यहाँ कुछ गलती की तो आगे मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू विल एंड अप गेटिंग ओनली 5.5, जो आजकल बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। उसके बाद क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के चक्कर में क्लैरिटी भूल जाते हैं।
कॉम्प्लेक्स लिखना है, कॉम्प्लेक्स लिखना है। गाइस कॉम्प्लेक्स उतना ही कॉम्प्लेक्स लिखो जिसमें क्लैरिटी हो। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ कर लो, स्कोर आने वाला नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइवर्जन नहीं। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और आंसर दे रहे हैं, फिर वापस आपको प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम देना तो फिर से पड़ेगा ही। अगर आप क्वेश्चन से डाइवर्ट होना मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं। ये हमारा स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि हमने एक टॉपिक में से एक वर्ड उठाया, उस पर पूरा ऐसे लिख दिया। यहाँ आपसे जो पूछा है उसके बारे में डिटेल्ड आपको उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करना है, ना कि आप एक वर्ड ले लो और उस पर पूरा ऐसे लिख दो। एंड वन मोर थिंग, यहाँ ज़्यादा वर्ड्स लिखने से फ़ायदा नहीं है, क्वालिटी वर्ड्स लिखने से फ़ायदा है।